हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इकाई 6 की यानी कि उपन्यास की। और उपन्यासों के सिलसिले में आज हम बात करेंगे परीक्षा गुरु की, जिसको लिखा था लाला श्रीनिवास दास ने। लाला श्रीनिवास दास ने इस उपन्यास की रचना 1882 में की थी। वही लाला श्रीनिवास दास जिनको रामचंद्र शुक्ल ने अखबार नवीस कहा था। जी हाँ, रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने परीक्षा गुरु को भी हिंदी का पहला उपन्यास माना है, वही लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के नाटककार थे। और ऐसा माना जाता है कि नाटक लेखन में ये भारतेंदु के ही समकक्ष थे। तो बहुत सारे नाटकों की रचना भी इन्होंने की है। जैसे आपको बता दें, इनका लिखा गया नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी जो 1877 में इन्होंने लिखा था, वो हिंदी का पहला दुखांतक नाटक था। इसके अलावा संयोगिता स्वयंवर जो कई बार परीक्षाओं में मिलान के लिए पूछा जाता है, 1885 में इन्हीं की रचना है। तप्ता संवर्ण 1883 में इन्होंने लिखा था। इसके अलावा प्रहलाद चरित्र 1888 में वो भी इन्हीं के द्वारा रचित है। रणधीर प्रेम मोहिनी के अलावा इन्होंने एक और बढ़िया काम किया था, सदादर्श पत्रिका निकाली थी जो 1874 में निकाली थी। 1874 में सदादर्श पत्रिका निकालने के बाद इन्होंने उपन्यास लिखा परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। आज लीजिए, जान लीजिए। परीक्षा गुरु 25 नवंबर 1882 को प्रकाशित जब हुआ तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको हिंदी का पहला उपन्यास कह दिया। डॉक्टर शिवनारायण श्रीवास्तव ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास नहीं माना, बल्कि उन्होंने सरदाराम फुलेरी का भाग्यवती यानी कि 1870 में जो आया था, उसको हिंदी का पहला उपन्यास मान लिया था। खुद लाला श्रीनिवास दास ने इस उपन्यास को नई चाल की पुस्तक माना है और उनको लगता है कि ये उपन्यास नहीं है, जबकि ये एक वार्ता ग्रंथ है। खुद वो लिखते हैं कि मैंने इस उपन्यास की रचना बांग्ला उपन्यासों के आधार पर ना होकर के अंग्रेजी ढंग के उपन्यासों के आधार पर की गई है, जो एक वार्ता शैली में है। तो नाटकीय वर्णन कौशल का अनुसरण करने के एक सिलसिलेवार तरीके से कथोपकथन के माध्यम से भारतीय परिपाटी का त्याग करके किस्सा गोई पद्धति का अनुसरण न करके खुद हमने इस उपन्यास को एक नए ढंग में लिखा है। इस उपन्यास के बहुत सारे पात्र हैं, उन पात्रों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें, लाला मदन मोहन है और इनकी पत्नी का नाम जो है वो कामिनी है। इसके अलावा सच्चा मित्र है एक इनका ब्रजकिशोर, और ब्रजकिशोर की जो पत्नी रहेगी उसका नाम रहेगा प्रियंवदा। लेखक ने मदन मोहन के 5 चाटुकार दरबारियों की चर्चा यहाँ पर इस उपन्यास में की है। 5 के नाम आपको बता देते हैं। पहला है मुंशी चुनीलाल। मुंशी चुनीलाल का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, बहुत कम पढ़ा लिखा था। बड़ी बड़ी पुस्तकें कुछ ऐसी पढ़ रखी थी, ऐसी ऐसी बातें याद कर रखी थी जिनसे वो नए आदमी के सामने अपना प्रभाव जमा लेता था, उनको सुना करके अपनी तारीफ कर लेता था, अपना प्रभाव जमाता था। बड़ी स्वार्थी किस्म का मुंशी चुनीलाल था। इसके अलावा दूसरे पात्र जो रहे हैं वो मास्टर शंभू दयाल रहेंगे। मास्टर शंभू दयाल जो मदन मोहन को पढ़ाने आता था, पर पढ़ना भूलकर दोनों में दोस्ती हो गई थी। तीसरे एक पात्र रहेंगे इसमें पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम के मन में मदन मोहन के प्रति ईर्ष्या भरी पड़ी थी। लोगों को धनवान, विद्वान और बेईमान देखकर पुरुषोत्तम को ईर्ष्या होती थी। एक और पात्र हैं जिनका नाम है हकीम अहमद हुसैन। हकीम अहमद हुसैन के बारे में आपको बता दें, ये कम हिम्मत वाला व्यक्ति है और मदन मोहन के लिए औषधि उसी की इच्छानुसार वो देता है। फिर एक और पात्र रहेंगे बाबू बैद्यनाथ। बाबू बैद्यनाथ की बात करेंगे, वो रेलवे में नौकरी करते हैं और अंग्रेजी अच्छा जानते हैं। लोभ में ये भी मदन मोहन का दरबारी बन जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं इस उपन्यास में। इसके कथानक की बात करें तो कथानक में इसमें आपको बता देते हैं कि लाला श्रीनिवास दास ने अपने उपन्यास में मदन मोहन नामक एक रईस के पतन और फिर उसके सुधार की चर्चा की है। तो जिस समय ये उपन्यास लिखा गया था, उस समय पाठकों को तिल्स्म, अय्यारी और चमत्कारी कहानियों में रुचि थी। हर कोई तब सपनों की दुनिया में जी रहा था। ऐसी स्थिति में लेखक ने उस समय के यथार्थ को लिखने का साहस किया, ये जानते हुए भी कि पाठक यथार्थ से दूर जी रहे हैं, किंतु उनका यह प्रयास सफल रहा। मदन मोहन की बात करें तो एक समृद्ध वैश्य परिवार में पैदा होता है, पर बचपन में ही अच्छी शिक्षा और उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण और युवावस्थाओं में गलत संगति में पड़ करके अपनी सारी धन दौलत खो बैठता है। वह पत्नी और ब्रजकिशोर जो उसका सच्चा मित्र था,
एक नहीं बात उनकी मानता, ना उनके कुछ भी सुनता है। एक दिन कपड़ा विक्रेता के तौर पर हरकिशोर से मदन मोहन की बहस हो जाती है और ये बात सभी लेनदारों के पास पहुंच जाती है। धीरे धीरे बिजनेस में मदन मोहन से अन्य का रिश्ता जो है खराब होने लगता है। पांचों चाटुकार मित्र जो उसके थे, दुख की घड़ी में मदन मोहन से किनारा करने लगते हैं। मदन जिस के पास जाकर के सहायता मांगता है, सभी बहाना बना करके पीछे हट जाते हैं। मदन को अब होश आता है कि किंतु स्थिति हाथ से निकल जा चुकी है, जब मदन मोहन को एक दिन की जेल भी होती है। लेनदारों का मुकदमा अदालत में चलता है। एक रात की सजा मदन मोहन को हो जाती है और उसे जेल जाना पड़ता है। और इस विपत्ति में मदन की आंखें खुलती हैं और खुद को बदलने का निश्चय कर देता है। बाद में ब्रजकिशोर जो कि एक वकील है, उसकी मदद करता है। सार रूप में कहें तो कथा में जीवन के रूप बताए गए हैं, हृदय परिवर्तन की बातें भी सामने आई हैं। लाला श्रीनिवास दास स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनकी रचना जो है वो अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की एक सांसारिक वार्ता है। भाषा शैली के आधार पर पूरा उपन्यास जो है नीतिपरक और उपदेशात्मक रहा है। जगह जगह इसमें दो देशों का इतिहास और दृष्टांत दिखाया गया है, इंग्लैंड और यूनान का। ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। ये दृष्टांत मुख्यतः ब्रजकिशोर के कथनों में ही आते हैं। उपन्यास के बीच बीच में संस्कृत, हिंदी, फारसी के ग्रंथों के ढेर सारे उद्धरण भी हैं, सूक्तियाँ भी दी गई हैं और ब्रज भाषा में उनका काव्यानुवाद भी कर दिया गया है। दिल्ली के आसपास की सरल बोलचाल की भाषा में ये कथा आपको बतलाई गई है। इसके बावजूद पुस्तक की भाषा गरिमायुक्त और व्यंजनपूर्ण रही है। तो ये ढेर सारी बातें इस उपन्यास के बारे में रही हैं। बहुत सारी बातें हैं। ये उपन्यास उद्देश्य प्रधान ना होकर के उपदेश प्रधान होता है। इस उपन्यास में कुल 41 प्रकरण हैं, 41 प्रकरण हैं, जिसमें आपको पूरा उपन्यास बंधा हुआ मिलेगा। उपन्यास का आरंभ होता है लॉर्ड चेस्टरफील्ड के उद्धरण से, जो कहते हैं कि चतुर मनुष्य को जितने में अपनी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिलता। इस बात से इसकी शुरुआत होती है। एक प्रकरण है इसमें प्रबंध प्रकरण में चाटुकार मित्रों द्वारा मनमोहन को म्युनिसिपैलिटी का मेंबर बनाने की खुशामद करता है, किंतु ब्रजकिशोर इसका विरोध भी करता है। एक और आपको ध्यान में रखना है, सावधानी प्रकरण आता है। सावधानी प्रकरण में मित्रों की परख में सावधानी को, यानी कि चालाकी नहीं, सावधानी को आवश्यक बताया गया है। मदन मोहन का स्वभाव बड़ा सरल है, भोला भाला युवक है, डरपोक है। और ब्रजकिशोर जो है वो तार्किक क्षमता रखने वाला व्यक्ति है, यानी कि वकील है वो। चुन्नीलाल जुबानी जमा खर्च करने और कागज़ के घोड़े दौड़ाने में माहिर है। लाला मदन मोहन जिस दुकान में कांच का सामान खरीदता है, उस दुकान का नाम मिस्टर ब्राइट है, उसके दुकानदार का नाम मिस्टर ब्राइट है। उपन्यास में मित्र धर्म का अक्षरशः पालन जो है ब्रजकिशोर ही करता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि मदन मोहन की पत्नी अपने सभी गहने बेचकर लाला ब्रजकिशोर की सहायता करके मदन मोहन को जेल से छुड़वाती भी है, जब उसको एक दिन की जेल होती है। पुरुषोत्तम दास की अकल थोड़ी मोटी थी, सभासदों ने उसे खिलौना बना रखा था। ये बात इसमें कहीं ना कहीं आप परिलक्षित करते हैं। तो ये उपन्यास जो है उपदेशात्मक रहा है। इस उपन्यास में लेखक ने समाजवादी और पाश्चात्य जीवन के जगत के आयतित फैशन को संस्कृति का उपहास बताया है। एक हास्योन्मुखी सामंती संस्कृति का प्रतीक आनंद मोहन इस उपन्यास में देखने को आपको मिलेगा। परीक्षा गुरु के बारे में ढेर सारी राय हैं विद्वानों की। सबसे पहले हम आपको बताते हैं रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे, अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ सौदेश्य होती थी। वहीं बच्चन सिंह ने क्या कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है कि उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नवजागरण की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अपनी भाषा की उन्नति के साथ इसमें नए ढंग की खेती और कल कारखानों की उन्नति पर बल दिया गया है। अंग्रेजों की नकल को निषिद्ध ठहराया गया है। देसी भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। अखबारों की कदर न करने की निंदा की गई है। पुरानी पीढ़ी की कर्मठता को अनुकरणीय बताया गया है और इसी तरह इस युग को समग्रता में समेटने का जो प्रयास लाला जी ने किया है वो प्रशंसनीय है। रामचंद्र शुक्ल एक बात और कहते हैं कि अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु ही है। इसके अलावा ये उपन्यास अनुभव और उपदेश मिलन की एक सांसारिक वार्ता है, ये भी रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। जैसा हमने कहा था, आपको ढेर सारे आपको प्रकरण में सूक्तियाँ देखने को मिलेंगी। 2-3 सूक्तियाँ हम आपको बता देते हैं। जैसे वृंद की एक सूक्ति आपको देखने को मिलेगी सज्जनता प्रकरण में।
सज्जनता न मिले करे जतन करो किन कोय, ज्यों कर फार निहारिये लोचन बड़ो न होए। ये वृंद की सूक्ति है। इसके अलावा वृंद की एक और सूक्ति दिवाला प्रकरण में आपको देखने को मिलेगी। कीजिए समझ न कीजिए बिना विचार व्यवहार, आए रहत जानत नहीं सिर को पायन भार। ये भी एक सूक्ति आपको वृंद की देखने को मिलेगी। मनुस्मृति से भी सूक्ति ली गई है। सुख दुख जो प्रकरण आता है उसमें की गई है, आत्मा को आभार अरु साक्षी आत्मा जान, निज आत्मा को भूलू करियो नहीं अपमान। ये सुख दुख प्रकरण से ये सूक्ति ली गई है। गंग कवि की भी सूक्ति यहाँ पर ली गई है कि टूट गई लंका फूट मिलो, जो विभीषण है वो गंग कवि की उक्ति है, जो फूट का काला मुंह, इस प्रकरण से ली गई है। बहुत सारी है। कबीरदास की भी एक सूक्ति है कि एके सदो सादे सबे, सब सादो सब जाही, जो गाही खींचे मूल को फूले फले अगाही। तो ये सब में हाँ, ये जो प्रकरण है इसमें ये सूक्ति आपको देखने को मिलेगी। तो ढेर सारी सूक्तियां हैं, ढेर सारी बातें इसमें रहेंगी। कुछ कथन भी हैं, हम आपको बता देते हैं इस उपन्यास से जो मिलेंगे आपको। एक कथन है कामिनी का। कामिनी कहती है कि पति ही स्त्री का जीवन है, पति बिना स्त्री को जीकर क्या करना। फिर से बता देता हूँ, कामिनी क्या कहती है कि पति ही स्त्री का जीवन है, पति बिना स्त्री को जीकर क्या करना, इसलिए वो अपने गहने बेच करके छुड़वाती भी है। ब्रज किशोर एक कथन कहता है, निसंदेह मित्रता ऐसी चीज है जो लोग प्रीति का शौक नहीं जानते, वह किसी की तरह उनका भेद नहीं समझ सकते। तो ये ब्रज किशोर जो है कथन बोलता है। एक और बेहतरीन इसमें कथन में मिलेगा, जो मनुष्य ईश्वर का नियम तोड़ेगा उसको अपने आप पाप का दंड अवश्य मिलेगा। तो ढेर सारी बातों के साथ आज हम बात करेंगे इतनी ही परीक्षा गुरु के साथ, और बाकी आप समस्त जो है उपन्यास वो पढ़ सकते हैं। ये उपन्यास परीक्षा की दृष्टि से इन तथ्यों में सीमित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप प्यार स्नेह देते रहिए। ढेर सारा धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।